हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट कॉमर्स 6। हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जहां पर हम थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। पिछली बार हमने जो देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, ट्रेनिंग के मेथड्स देखे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब इन दोनों मेथड को समझने के बाद ये जो ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर हम इतने टाइम, इतने एफर्ट और उसी के साथ साथ इतने पैसे भी अपने जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका क्या फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो फाइनली निकलता है, यानी कि ये ट्रेनिंग सेशंस कितने इफेक्टिव होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर, इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली एज आई सेड, ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट एंड मनी। ये तीनों ही चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग में ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, और अपना पैसा जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है उसे हमें पैसे भी देने होते हैं, तो हमारा पैसा भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। So therefore it is advisable to find out the effectiveness of training program, that is contributions or benefits of the training program। यानी इतना जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू दी एम्प्लॉय। सो एज आई सेड, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी होना ज़रूरी है। So in evaluating the training program, measures of change can be classified into 4 broad categories। जब हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए उसे इवेल्युएट करते हैं तो हम 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में उस चेंज को डिवाइड करते हैं। पहला तो है हमारा रिएक्शन, तो ये है रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेनीज टुवर्ड्स द ट्रेनिंग। यानी जब ये ट्रेनिंग सेशन चल रही है तो उस दौरान हमारे जो एम्प्लॉयज़ है जिन्हें ट्रेनिंग मिल रही है उनका रिएक्शन कैसा है। क्या वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं या इंटरेस्ट लेकर उस ट्रेनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनके रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड है लर्निंग, जब वो सीख रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू। जैसे आज ट्रेनिंग में आपको कोई एक न्यू टॉपिक के बारे में बताया गया, नेक्स्ट डे कुछ और बताया गया, तो इससे आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स में एड ऑन्स होते हैं। तो बेसिकली आप जो प्रेजेंट नॉलेज है, जब ट्रेनिंग मिला तो आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ गया, तो कोई न्यू चीज़ आपके नॉलेज में ऐड हुई, कोई नई चीज़ आपको सीखने मिली है, तो ये दोनों ही लर्निंग एस्पेक्ट में कंसिडर होता है। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा बिहेवियरल चेंजेस इन द ट्रेनी। यानी कि अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें सीखी, क्या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जैसे यहाँ पर आपने नॉलेज, जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज आया, आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, तो क्या आपके बिहेवियर में चेंज आया, क्या आप बात कर पा रहे हो अभी उस टॉपिक के बारे में, और आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हो। एंड फाइनली इफेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में एम्प्लॉय के ऊपर जो उसकी परफॉर्मेंसेज होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के रिजल्ट को मेजर करते हैं। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। अब कुछ मेथड्स हम देखेंगे ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग के 2 मेथड्स थे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब अलग है। अब इस ट्रेनिंग को इफेक्टिव प्रूफ करने के लिए क्या देख रहे हैं हम, कि इसको इफेक्टिव प्रूफ करने के लिए ऐसे क्या मेथड्स है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जो ट्रेनिंग थी वो सक्सेसफुल रही है या फिर अनसक्सेसफुल रही है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है बच्चों, वो है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। मैनेजमेंट जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करती है सारी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में और हमारे ट्रेनर के बीच में, उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती है मैनेजमेंट। और इस मेथड के अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस टू फाइंड आउट द चेंज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द ट्रेनीज। यानी ट्रेनिंग से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, इस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन के दौरान ही द प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स इन एक्चुअल वर्क सिचुएशन आर केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। ट्रेनिंग की ऑब्जर्वेशन हो गई। अब जब आप एक्चुअल में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद काम करते हो तो हम तब रियलाइज़ करते हैं कि हमने एक्चुअल में कितनी चीज़ें जो है वो सीखी है। फाइनली द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू द रिएक्शन ऑफ ट्रेनीज। तो ट्रेनीज के रिएक्शन से ही हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो आता है हमारा वो है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर ट्रेनीज को आर गिवन अ प्री टेस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फाइंड आउट देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो एक तरीके का टेस्ट होता है जो उन्हें दिया जाता है कि आप किसी भी कंसेप्चुअल जिस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है, क्या आपको उस टॉपिक पे, उस कंटेंट के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी नॉलेज है। तो वो टेस्ट में आपको जो है, प्री टेस्ट में अपना जो टेस्ट है उसके लिए अपीयर करना पड़ता है, ताकि हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, कि हमारी क्या स्किल्स है और क्या एबिलिटीज़ है, हमारा क्या एटीट्यूड है, वो हमें समझ में आता है।
and after completion of the training program a similar retest is conducted to assess the changed behavior of the trainees. तो पहले जो टेस्ट कंडक्ट हुई है वो ट्रेनिंग के पहले हुई है, एक टेस्ट कंडक्ट होती है ट्रेनिंग के बाद में, ताकि इन दोनों के बीच का कोई गैप या कोई डिफरेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. So a comparison is made between trainees level of knowledge, skills and attitude before and after the training program, as I said. अगर आपको ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद के नॉलेज में चेंज दिखता है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही. अगर कोई चेंज नहीं दिखता है, अभी भी वैसा ही परफॉर्मेंस है, अभी भी क्वेश्चन के आंसर वैसे ही लेवल के हैं जो ट्रेनिंग के पहले मिले थे, तो आपकी ट्रेनिंग अनसक्सेसफुल मानी जाती है. Next we have pre-post performance. Now it is similar to test-retest method, but under this method the focus is on the evaluation of actual job performance. अब ये pre-post performance का मतलब है ये भी ट्रेनिंग के वो pre-test जैसी ही होती है, लेकिन actual job performance जब आप कर रहे हो, जब ट्रेनिंग खत्म हो गई, आप काम कर रहे हो, तब आपकी परफॉर्मेंस का ऑब्जर्वेशन होता है. ट्रेनिंग में जितनी चीज़ें सीखी है और जो आप काम कर रहे हो, तो जो सीखा, जो काम कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही है या अनसक्सेसफुल रही है, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए इफेक्टिव रही है या नहीं. कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द ट्रेनीज जॉब परफॉर्मेंस इन द प्री ट्रेनिंग पीरियड एंड पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड. ट्रेनिंग के पहले आपका जॉब परफॉर्मेंस कैसा था, ट्रेनिंग हो जाने के बाद में परफॉर्मेंस कैसा है. If a considerable change is observed in the performance of the trainees in the post-training period, training programs is said to be effective. तो अगर चेंज दिखाई देता है और अच्छा चेंज, इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, तो आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव थी या सक्सेसफुल थी. नेक्स्ट मेथड आता है हमारा टेस्ट कंट्रोल मेथड. इस मेथड के अंदर इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, द ट्रेनीज आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. द फर्स्ट इज कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकंड इज टेस्ट ग्रुप. तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में क्या करते हैं, अपने ट्रेनीज के ग्रुप को डिवाइड करते हैं. एक तो कंट्रोल ग्रुप है और दूसरा आता है हमारा टेस्ट ग्रुप, यानी जिसके ऊपर हमारी टेस्टिंग चल रही है, वो है हमारा टेस्ट ग्रुप. अब कंट्रोल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, दे वर्क ऑन द जॉब बट दे डू नॉट गो अंडर एनी ट्रेनिंग, यानी कंट्रोल ग्रुप को किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलती है. ऑन द अदर हैंड मेंबर्स ऑफ द टेस्ट ग्रुप आर गिवन द ट्रेनिंग एंड आर ऑल्सो गिवन गाइडेंस टू कंप्लीट सर्टन वर्क ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. एक कंट्रोल ग्रुप है जिसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, वो काम कर रहे हैं. एक टेस्ट ग्रुप है जिसके अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ये लोग काम जो है वो एक्चुअली करेंगे. तो कंट्रोल ग्रुप के लिए नो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज ओनली फॉर टेस्ट ग्रुप. अब कंक्लूजन जो होता है हमारे ट्रेनिंग पीरियड का, अब ये 2 ग्रुप का परफॉर्मेंस जो होता है ना, उसे हम इवैल्यूएट करते हैं कि एक ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं मिली और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, दूसरे ग्रुप को हमने ट्रेनिंग दिया, गाइडेंस दिया और उनका परफॉर्मेंस कैसा है. तो ये है हमारा टेस्ट कंट्रोल मेथड. नेक्स्ट मेथड है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, वो है किर्कपैट्रिक्स 4 लेवल मॉडल. डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने ये 4 लेवल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया. अब इस 4 लेवल में होता है रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट. पहले हम बात करते हैं अपने पहले लेवल की, जो कि रिएक्शन है. Now these level measures the trainee's reaction to training program and the reaction towards various elements of training is evaluated. तो ट्रेनीज का रिएक्शन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, उसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं. अब इसमें हमें और क्या एलिमेंट्स है जिसके ऊपर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं. ट्रेनर्स की क्वालिटी कैसी है, जब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका अपना कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं सारे कंसेप्ट को, लोगों को यानी अपने एम्प्लॉयज़ को कितना इन्वॉल्व कर पाते हैं एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग के दौरान. ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या है, और प्लेस जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, फैसिलिटीज़, खाना दिया जा रहा है, रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए, ये सारे के सारे जो है हमारे इवैल्यूएशन वाले मेथड है अंडर रिएक्शन, जो कि है हमारा लेवल 1. नाउ important to measure reaction because it helps the employer to understand how well the training was received by the trainees. अब ये सारी चीज़ें, ये खाना, फूड फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे हैं, फॉर द सिंपलेस्ट रीज़न, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जब होती है तो उसका रिएक्शन सीधा हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर आ सकता है. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न क्यों हमें एम्प्लॉयर का रिएक्शन, जो एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन जो है, ट्रेनीज़ का रिएक्शन जो है वो रिसीव करना है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फ्यूचर ट्रेनीज. हम फ्यूचर ट्रेनीज के प्रोग्राम के लिए, यानी अभी ये सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करके हम फ्यूचर में किसी दूसरे बैच के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई वी रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ द ट्रेनीज. सो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड लेवल इज लर्निंग.
Management needs to measure the knowledge gained by the trainees and the attitude and skills developed on account of training. In other words, level 2 will determine whether or not the objectives of training program are achieved. Second जो है हमारा level 2, अब जैसे गेम्स में अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल बढ़ते जाते हैं, तो हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होता, उसके आगे भी हमको बढ़ना है. तो लेवल 2 में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम नॉलेज जो भी लिया है ना ट्रेनिंग से, जो एटीट्यूड और स्किल्स डेवलप हुए ना, उसके ऊपर फोकस करते हैं कि ट्रेनिंग के पहले ये इंसान का नॉलेज कितना था, ट्रेनिंग की वजह से उसे क्या ये बेनिफिट मिला कि उसका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ गया, स्किल्स में चेंज आए, कोई नई स्किल सीख ली, एटीट्यूड अपने बिहेवियर में किसी तरीके का चेंज लाया होगा, तो वो हमारे लर्निंग एस्पेक्ट में कवर होता है. इसी से हमको पता चलता है कि हमने ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया है. देखो, ट्रेनिंग हम इसीलिए देते हैं जब कोई इंसान कोई चीज़ में लैक करता है, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, वो काम के बारे में कम्प्लीटली फ्रेशर है, तो उसे ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो उस काम को पूरी तरीके से समझे कि कैसे उस काम को किया जाता है. इस हाउ को सॉल्व करने के लिए हम देते हैं ट्रेनिंग. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हाउ का आंसर जो है वो हमें मिलना चाहिए. हाउ एम आई सपोज टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क. तो ट्रेनिंग दिया तो अब यू नो हाउ यू आर सपोज टू परफॉर्म अ टास्क. तो ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का अचीव किया है या नहीं किया है वो हमारे लेवल 2 लर्निंग में हम समझते हैं. तीसरा आता है हमारा बिहेवियर वाला लेवल, जो कि लेवल 3 है. एम्प्लॉयर इवेल्युएट्स हाउ फार द ट्रेनीज हैव चेंज्ड और इम्प्रूव्ड देयर वर्क रिलेटेड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेनिंग. नाउ व्हेन वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पर हम बिहेवियर को समझ रहे हैं, तो बिहेवियर पर्सनल लाइफ से हमारा लेना देना नहीं होता है, लेकिन ट्रेनिंग से उस इंसान का वर्क रिलेटेड बिहेवियर कैसा है. हो सकता है जब ज्वाइन किया था तो द एम्प्लॉई इज़ नॉट हैप्पी विद द वर्क दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू हिम, क्योंकि उसको काम की समझ ही नहीं थी, काम के लिए ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी. लेकिन क्या ट्रेनिंग देने के बाद उसे अपने काम से प्यार हो गया, क्या वर्क रिलेटेड बिहेवियर उसका सुधर गया. ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन इस लेवल 3 में होती है, उसके बिहेवियर में चेंज आया है या नहीं. Now the change behavior can be judged on the basis of work performance after the training. अब इसको हम कैसे evaluate करेंगे, उसकी वर्क परफॉर्मेंस क्या रही है, ट्रेनिंग के बाद क्या उसके परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट आया है, तो वो फोकस हम यहाँ करते हैं. Now what the trainees have learned at the training session must be put into practice at the workplace. अब ट्रेनीज ने क्या सीखा है ट्रेनिंग के अंदर, अगर मुझे ट्रेनिंग मिल रही है उस ट्रेनिंग में मैंने क्या सीखा और वर्क प्लेस पर उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है. So if there is considerable improvement in the work performance after the training period, trainees have applied what they have learned during the training program to improve their work performance. Considerable improvement दिखता है जब जो भी हमने ट्रेनिंग में सीखा है उसको सीधा सीधा इम्प्लीमेंट किया. लेवल 4 पर आते हैं, जो कि है हमारा फाइनली रिजल्ट. नाउ एट दिस लेवल द एम्प्लॉयर एनालाइजेज द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के वो हमारे डिक्लेयर होते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है. द रिजल्ट इंक्लूड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में किसी तरीके की आउटपुट जो आप जनरेट करके देते हो ऑर्गेनाइजेशन को, क्या उसमें किसी तरीके का चेंज आया है. इंक्रीज इन ऑर्डर्स एंड मार्केट शेयर, क्या मार्केट शेयर हमारा बढ़ा है, एब्सेंटिज्म रेट कम हुआ है, एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा रिड्यूस हुआ है या नहीं. इफ द एम्प्लॉयर गेट्स गुड रिजल्ट्स इट इज अज्यूम दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुल. अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रही तो हमारे लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा. तो इस तरीके से किर्कपैट्रिक के 4 लेवल मॉडल, जिसके थ्रू यानी कि हमारा सबसे पहला है रिएक्शन, then learning, then behavior, and finally we have the fourth one which is result. So training has to be result oriented. यानी अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट करवाते हो, तो ज़रूर उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना है, यही हमारी उम्मीद होती है. तभी हम कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ही इफ़ेक्टिव रही है. Now so here we come with the next topic, that is performance appraisal. अब बात करते हैं performance appraisal की. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है काम करने के लिए, तो क्या आप काम कर रहे हो, पहली चीज़. क्या सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्या आपके काम करने से मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिव ग्रोथ आया है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में. इन सारी चीज़ों के जवाब को जानने के लिए हम करते हैं आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल. पर्पस ऑफ अप्रेजल इज़ टू इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस.
अप्रेजल का जो हम पर्पज़ है, यानी कि उसके पीछे जो एम हमने रखा है कि क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअली एज एन एम्प्लॉय और एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी इफेक्टिवनेस हमको पता चल सके कि जो काम के लिए हायर किया है, जो हमने प्रॉमिस किया है, वो हम डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं. Now, in the words of Wayne Casio, performance appraisal is the systematic description of an employee's job relevant strength and weaknesses. Performance appraisal क्या है? एक systematic description है एक employee के job relevant strength और weakness का. एम्प्लॉय के जॉब रेलेवेंट यानी जॉब से रिलेटेड जो स्ट्रेंथ होती है और जॉब से रिलेटेड जहाँ पर वो एम्प्लॉय लैक करता है किसी चीज़ में, उसे हम बुलाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. माइकल क्रीनो का कहना है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस. हम दोनों ही चीज़ देख रहे हैं. एक तो क्वांटिटी देखते हैं कि कितना काम किया है कितने टाइम में. दूसरा क्वालिटी, जो काम किया है वो कैसे किया है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है. अगर 8 घंटे काम, जो उसने 8 घंटे काम किया, दूसरे एम्प्लॉय ने 5 घंटे काम किया और दोनों का रिजल्ट सेम है, तो समवेयर वो 8 घंटे जो काम कर रहा है वो क्वांटिटी वर्क कर रहा है, उसमें क्वालिटी नहीं दिख रही है हमको. तो इस तरीके से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, बेसिकली जज करते हैं उसके परफॉर्मेंस को. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेनिफिट क्या है, तो ये कुछ हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेनिफिट है, बेनिफिट या फिर हम इसे यूज भी बुला सकते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स अ टू फोल्ड पर्पस कुड बी आइदर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस और फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. तो एक तीर से 2 निशान लगा रहे हैं. अब वो निशान जो है वो कहाँ लगने वाला है, या तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, या तो एम्प्लॉय को डेवलप कर रहे हैं, उससे और हम इम्प्रूव कर रहे हैं उसके नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल्स, लर्निंग के अंदर. So here we have the first one, that is performance feedback. So performance appraisal provides performance feedback to the employees, and employees can come to know about their job related strength and weakness. तो जैसे कि हम, माइकल क्रिंच का कहना है कि हम उसके परफॉर्मेंस को ही क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सच फीडबैक enables the employees to correct the weakness and improve on their strength. तो ये जो है फीडबैक जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ की मदद कर रहा है ताकि वो अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके. सेकेंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जहाँ पर हमें किसी की स्ट्रेंथ पता चली वो इम्प्रूव कर सकता है, तो जहाँ वीकनेसेस है उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए वही इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए काम आती है. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय परफॉर्म तो बहुत अच्छा करता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो उसका स्ट्रेंथ बन जाता है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन उसका वीकनेस बन जाता है. ही इज़ नॉट एबल टू जेल अराउंड विद पीपल. तो ये इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए. वेदर और नॉट एन एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो इस इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि क्या उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है. डिफिशियंसीज इन परफॉर्मेंस मे बी एट्रीब्यूटेबल टू इनएडिक्वेट नॉलेज और स्किल्स. डेफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पर कमी. अगर आपके परफॉर्मेंस में किसी तरीके की कमी है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर उस एट्रीब्यूट को समझा जाता है, कहीं ना कहीं आपके पास वो नॉलेज और स्किल नहीं है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस लो रही है. अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड टू प्रोवाइड एडिशनल ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया कुछ चीज़ों की कमी है, उसे इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन. Performance appraisal facilitates motivation of the employees. High performing employees are given higher ratings in performance appraisal. तो performance appraisal जो होता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए होता है. हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉय सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हायर रेटिंग्स दिया जाता है परफॉर्मेंस में, और उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स के साथ में. Next comes my promotion. So performance appraisal gives management a means of identifying employees for promotion. Past appraisals together with other background data enable the management to promote the right employees to higher post. अच्छा, यहाँ पर promotion भी मिलता है.
आपके पास्ट सारे रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि बहुत आप 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल जितने भी सालों से काम कर रहे हो उन पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाता है, प्रेजेंट रिकॉर्ड को देखा जाता है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अगर के एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल है अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से, प्रेजेंट रिकॉर्ड की वजह से, इसे हम हायर पोस्ट भी ऑफर कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्रमोशन। जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, प्रमोशन मिल गया, मैनेजर बना दिया, वहाँ से प्रमोशन मिल गया, ब्रांच मैनेजर बन गया, हेड मैनेजर बन गया, जोनल मैनेजर बन गया, रीजनल मैनेजर बन गया। तो ये पोस्ट जो बढ़ रही है इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर इसे हम कहते हैं प्रमोशन मिलना। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र। परफॉर्मेंस अप्रेजल का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकें। ट्रांसफ़र क्यों करना होता है? ट्रांसफ़र डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज़, इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ इज पॉसिबल थ्रू रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपकी एक ब्रांच है जो अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको पता है दूसरी ब्रांच में एक एम्प्लॉई है वो बड़ा अच्छा काम करता है, तो इस ब्रांच को ऐसे टाइप ऑफ इंसान की ज़रूरत है। जैसे आप देखो सिविल सर्विसेज में भी पुलिस ऑफिसर्स के, IAS ऑफिसर्स के भी ट्रांसफ़र्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं, तो ऐसा इंसान हमें चाहिए जो कि बहुत अच्छा दूसरे एरिया में भी परफॉर्म कर सके। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ को भी ट्रांसफ़र मिलता है अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो दूसरे एरिया जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है इस एम्प्लॉय को, उन्हें हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द अप्रेजल प्रोसेस एड्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये जो अप्रेजल प्रोसेस होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करें। Accurate appraisal data regarding employees may provide management with important information to base decisions for future employment। अब ये जो accurate appraisal data होता है ना एम्प्लॉयज से रिलेटेड कि हम उन्हें परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे, मैनेजमेंट की मदद करता है कि फ्यूचर में हमें और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को हायर करने की ज़रूरत है या नहीं। Without the knowledge of who is capable of being promoted, transferred and terminated, management is at a severe disadvantage with respect to framing various future employment plans। अगर मैनेजमेंट को पता ही नहीं है केपेबल कौन एम्प्लॉय है जिसे प्रमोशन मिलना चाहिए, जिसे ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, तो फ्यूचर प्लान्स आप नहीं बना सकते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पहले आपको ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसके थ्रू आपको उनकी परफॉर्मेंसेस जाननी होती है, उसके बाद ही आप फ्यूचर में और एम्प्लॉयज़ को हायर करने की प्लानिंग कर सकते हो। Then we have management labor relations, where performance appraisal helps to maintain good labor relations between the management and labor। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये मैनेजमेंट और लेबर के रिलेशंस को मेंटेन करके इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। So employees are motivated to perform more effectively and ineffective employees are encouraged to do away with their weaknesses or limitation। जो employees perform करते हैं they are highly motivated, जो employees perform नहीं करते हैं उन्हें encourage किया जाता है कि अपने weaknesses को overcome करो, अपने limitations के आगे सोचो और आगे बढ़ो, यानी कि अपने आप को तुमको इम्प्रूव तो करना ही है। अगर स्टिल एम्प्लॉयज आर स्टबर्न, दे डोंट वांट टू इम्प्रूव, देन कंपनी विल नीड टू टेक अ फाइनल कॉल रिगार्डिंग देम। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ना वो एक रिपोर्ट बनाते हैं हम, और इसी रिपोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए अगर किसी कंपनी में किसी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट सम इनइफेक्टिव एम्प्लॉयज। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय यूनियन। जहाँ पर एम्प्लॉय यूनियन होती है वहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि वो यूनियन मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाए, इसीलिए जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा सिस्टम होता है इसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सिंपलेस्ट रीज़न कि बिल्कुल भी ऐसा कोई मौका नहीं देना है कि हमारे अगेंस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ हो जाए। Then effective communication. Appraisal interviews and reports can be effective means of communication to the employee and can result in improved performance। Effective communication जहाँ पर appraisal interviews और reports जो है वो बहुत ही effective means of communication है employees के लिए, क्योंकि इससे हम अपनी improved performance को देख सकते हैं। करियर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो मैनेजर्स की मदद करता है ताकि हम अपने उन एम्प्लॉयज़ को जो वाकई में काबिल है उन्हें हम कोच कर सके, काउंसिल कर सके, असिस्ट कर सके, मेंटरिंग कर सके, ताकि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके अपने करियर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। Now let us look at some of the limitations of performance appraisal। limitations यानी कि उसके disadvantages, यानी कि performance appraisal क्या challenges है जो कि face कर सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा halo effect। परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी बेस्ड ऑन वन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द रेटी। अच्छा, यहाँ पर आपको हालो इफेक्ट में याद रखना है सिर्फ एक पॉजिटिव फैक्टर अगर एम्प्लॉय का रहेगा उसके बेसिस पर हम उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
इफ द रेटी इज फाउंड, रेटी मतलब जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो अगर मेरा हो रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना नाम नाजनीन, ठीक है। अब अगर मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है तो मैं अपने काम में बड़ी ही पंक्चुअल हूँ, यानी हर चीज़ को एकदम टाइम पर कंप्लीट करती हूँ, और वो टाइम पर कंप्लीट करना है रिपोर्टिंग टू ड्यूटी, यानी कि मैं अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे है तो मैं 9 बजे शार्प अपने ऑफिस में पहुंच जाती हूँ। 9 बजे के पहले पहले, 9 बजे के बाद यानी कि मेरा लेट मार्क कभी नहीं लगा, मैं हमेशा टाइम पर ही पहुंची हूँ। अब इसके एक पॉजिटिव फैक्टर के बेसिस पर ही मे बी ऑल्सो गिवन हायर स्कोर्स फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क। अब इसी के बेसिस पर जो क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जैसे कि मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क, मैं टाइम पर तो आती हूँ लेकिन क्या मैं अच्छा काम करती हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ विदाउट कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ सच फैक्टर्स। अब इन दो एस्पेक्ट को या इन दो फैक्टर की स्टडी नहीं की गई, सिर्फ ये देखा नाजनीन पंक्चुअल है, टाइम पर आती है, इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल दे दो। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने एक पॉजिटिव फैक्टर देखा, उसके बेसिस पर पूरे काम को जज कर लिया और आपने सोच लिया काम भी अच्छा ही करती होगी अगर हमेशा टाइम पर रिपोर्ट करती है, तो हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स इज योर हॉर्न इफेक्ट। Performance appraisal may be based on one negative factor of the ratee. The rater may not evaluate several other job relevant factors. Horn effect क्या है, उसका अपोजिट है। यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर देख लिया तो उस एक नेगेटिव फैक्टर को देखते हुए बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाजनीन अगेन। नाजनीन इज नेवर ऑन टाइम। नाजनीन बड़ी ही लेट आती है ऑफिस में, कभी टाइम पर नहीं आती है, लेकिन काम बड़ा अच्छा करती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया गया है काम से रिलेटेड वो फॉलो करती है, जो डिसिप्लिन्स बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन बस एक ही खराबी है, टाइम पर नहीं आती। अब क्योंकि टाइम पर नहीं आती है तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पर उसके सारे के सारे काम को क्या कर लिया गया, जज कर लिया गया। तो ये होता है हमारा हॉर्न इफेक्ट। इसीलिए उसे शायद 2 स्कोर्स भी मिल सकते हैं क्वालिटी परफॉर्मेंस में स्पीड ऑफ वर्क से रिलेटेड। ये हमारे हैलो इफेक्ट में पॉजिटिव फैक्टर के बेसिस पर नेगेटिव फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया, और हॉर्न इफेक्ट में नेगेटिव को कंसिडर किया और पॉजिटिव्स को एक्सक्लूड कर दिया। फिर आता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सम रेटर्स मे फॉलो सेंट्रल टेंडेंसी अप्रोच इन रेटिंग द रेटीज। द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर। अब कुछ रेटर्स होंगे जो कि सेंट्रल टेंडेंसी वाले अप्रोच को फॉलो करते। होता क्या है, एवरेज स्कोर्स आर गिवन टू ऑल द रेटीज। दोज हु परफॉर्म वेल आर गिवन एवरेज स्कोर एंड दोज हु डू नॉट परफॉर्म वेल आर ऑल्सो गिवन एवरेज स्कोर। यहाँ पर एवरेज स्कोर दे रहे हर किसी को, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको भी, जो अच्छा नहीं परफॉर्म करता है उसको भी। सेंट्रल टेंडेंसी मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेटीज परफॉर्मेंस। अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस रेटी के बारे में आप जानते ही नहीं हो सकता है इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, नाजनीन के बारे में कभी जानते ही नहीं हो कि नाजनीन कौन है, क्या है, कैसे काम करती है, इसलिए नाजनीन को भी बाकी सबके साथ एवरेज स्कोर ही दे दिया। रेटर में भी अनफेमिलियर विद द रेटीज। जो ये स्कोरिंग का काम कर रहा है वो जानता ही नहीं है कि नाजनीन कौन है, तो ही डोंट नो मी एंड इफ फोर्स्ड टू वैल्यूएट द रेटी मे प्ले इट सेफ बाय नीदर कंडेमनिंग नॉर प्रेजिंग। और अगर उसको फोर्स किया भी गया है वैल्यूएट करने के लिए, द रेटी मे प्ले इट सेफ। अब रेटी जो है वो उसको खुद भी पता है कि वो काम करता है या नहीं। अब वो बोलेगा कहाँ मैं जाकर इनसे झगड़ा करूँ, तो ना तो उनसे बहस करेगा और ना ही उनके किए हुए काम पर वो मना करेगा, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सेंट्रल टेंडेंसी फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज कॉस्ट फैक्टर। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कई खर्चे इन्वॉल्व होते हैं हमारे। एट टाइम्स एक्सपर्ट्स मे बी अपॉइंटेड टू कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि हम इसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, और जब एक्सपर्ट को हायर करोगे तो आपको उनको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो जो उनकी फीस वो चार्ज करते हैं यू हैव टू पे देम। Next comes your problem of leniency. Now some raters are very lenient. Raters जो रेटिंग दे रहे हैं बहुत ही लीनियंट होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। दे गिव हाई स्कोर्स टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छा नहीं भी परफॉर्म करते हैं फिर भी सबको हायर स्कोर्स देते जाते हैं। ये दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये किसी का बुरा नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हाई स्कोर दे देते हैं। तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे भी हाई स्कोर, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन्हें भी हाई स्कोर। इस सिचुएशन में व्हेन द रेटर वांट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस स्पेशली विद एवरेज और पुअर परफॉर्मर्स, यहाँ पर जो रेटर है ना उसको सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना है, किसी की भी बैड बुक्स में नहीं रहना है, गुड बुक्स में सबकी आना है, इसीलिए वो सबको हायर रेटिंग्स देता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। डिफरेंस तो होना ही चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उन दोनों के बीच में।
Next is latest behavior effect. Rating is influenced by the most recent behavior, ignoring the commonly demonstrated behavior during the entire appraisal period. If the latest behavior is good, rating will get high scores and vice versa. तो लेटेस्ट बिहेवियर इफेक्ट में क्या होता है, अभी जो रीसेंट बिहेवियर हो सकता है एक दिन वो जो रेटर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला है, मेन जो सीनियर मैनेजर या एक्सपर्ट है, उसने नाज़नीन को किसी के साथ झगड़ा करते हुए देख लिया या किसी पर चिल्लाते हुए देख लिया बिना उसका रीज़न जाने। अब जब वो रेटिंग करेगा ना तो वो ये रीसेंट बिहेवियर को देखकर करेगा। हालांकि पूरा साल अगर नाज़नीन अच्छे से भी बिहेव करते आई अपने सारे कलीग्स के साथ में, उसको इग्नोर किया जाएगा, लेकिन क्या देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीसेंट बिहेवियर क्या है उसके बेसिस पर उसे रेटिंग मिलती है। Next is problem of strictness. Now some raters are strict in their appraisal. They tend to give low scores to all the ratees irrespective of their performance. कुछ होते हैं ना विलन्स स्टोरी में, ये कभी किसी से खुशी नहीं होते हैं, तो ये क्या सोचते हैं कि नहीं बहुत स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, तो सबको लो रेटिंग पर ही रखते हैं। अब जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें भी लो स्कोर, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें भी लो स्कोर। नाउ दिस सिचुएशन में अराइज व्हेन द रेटर हैज हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेटी परफॉर्मेंस। ये प्रॉब्लम कब आती है, जितना ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है किसकी, रेटर की, और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको मैच नहीं कर रही है, तो इसीलिए वो रेटर जो है वो बड़ा ही स्ट्रिक्टली हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में लो स्कोर देता है। स्पिल ओवर इफेक्ट, इन दिस केस द प्रेजेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस है। पर्सन हु हैज़ नॉट डन गुड वर्क इन द पास्ट इज कंसिडर्ड टू बी बैड एट वर्क इन द प्रेजेंट एज वेल। पास्ट में अगर आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया है तो आपका प्रेजेंट का जो परफॉर्मेंस है उसे भी जज किया जाता है, पास्ट में खराब रहा है, अभी भी इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, इसे कहते हैं पास्ट के बेसिस पर किसी को भी जज करना, वो है हमारा स्पिल ओवर इफेक्ट, जो हम पर्सनल लाइफ में भी कई बार करते हैं, लोगों के पास्ट को देखकर उन्हें जज करते हैं। Anyways, next we have personal bias. The way an appraiser personally feels about a ratee may drastically affect the appraiser's objectivity. पर्सनली हम बायस्ड होते हैं किसी के लिए। इफ द रेटर हैज गुड रिलेशंस और कनेक्शंस विद द रेटी, ही मे ऑलवेज टेंड टू गिव हायर स्कोर्स टू द रेटी इवन दो द रेटी डज नॉट डिजर्व सच हाई स्कोर। दस पर्सनल बायस में लीड टू फेवर ट्रीटमेंट फॉर सम एम्प्लॉयज। यहाँ पर फेवरेटिज्म की बात आती है, एक एम्प्लॉय के साथ मेरा रिलेशन बड़ा अच्छा है, वो मेरा फेवरेट है, तो मैं उसे हमेशा हाई रेटिंग दूंगी, जिनके साथ अच्छा नहीं है तो उन्हें मैं सोच समझ कर लो या एवरेज स्कोर उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर दूंगी। तो वी आर बायस्ड, सो व्हेन द रेटर गेट बायस्ड हियर, ultimately that will lead to demotivation of employees. Next is paperwork. Now some supervisors complain that performance appraisal is a pointless paperwork. They complain so because many a times performance appraisal reports are found only in files rather than serving any practical use. कुछ सुपरवाइजर का ऐसा मानना है, ये भी एक चैलेंज है, कि ये सिर्फ पेपर वर्क है, पेपर पे लिख रहे हो, उसका कभी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ फाइलों में दबी रहने वाली ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसी चीज़ें हैं, इसको हम प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं लाते, इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। Next is problem of appropriate technique. There are number of evaluation techniques. Some technique may be easier and economical to use. कई सारे टेक्निक हैं, कुछ इजी होगी, कुछ इकोनॉमिकल यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होगी इस्तेमाल करने के लिए, कुछ ऐसी भी एक्टिविटी है टेक्निक्स है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगी, कन्वीनियंट नहीं होगी और महंगी भी होगी। सो अप्रेजर्स मे सिलेक्ट मोस्ट कन्वीनियंट एंड सिंपल टेक्निक रेदर देन मोर सूटेबल बट टाइम कंज्यूमिंग और इनकन्वीनियंट टेक्निक। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो टाइम को देखकर यूज़ हो रही है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, उस हिसाब से ऑफ कोर्स कंपनी टाइम और पैसा दोनों ही बचाना चाहती है, तो इसकी वजह से एक सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगी जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, जो कि कॉस्टली हो सकती है, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक अगर ऐसी इस्तेमाल करते हो तो आपको वो रिजल्ट इफेक्टिव देगी। Next is fear of confrontations. So sometimes supervisors tend to give above average ratings to below average performance. Supervisor क्या करते हैं, जो below average performer होते हैं उनको भी above average rating देते हैं to avoid confrontations. यानी कि बाद में सामने बैठकर उनसे जब बात होती ना कि नहीं मुझे क्यों लो रेटिंग मिला, मुझे हाई मिलना चाहिए था, वो कन्फ्रंटेशन को आमना सामना करने को अवॉइड करते हैं। ऑल्सो द परफॉर्मेंस अप्रेजल मे अफेक्ट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस। यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशन को खराब भी कर सकता है। सो एज अप्रेजल मेक्स द सुपीरियर मोर ऑफ अ जज रेदर देन अ कोच। अप्रेजल जो है वो सुपीरियर को एक जज बनाता है, ना कि एक कोच बनाता है। एंड सबॉर्डिनेट्स में लुक अपॉन द सुपीरियर विद अ फीलिंग ऑफ सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एज अ
एम्प्लॉई एज अ सबॉर्डिनेट, हमें ऐसा फील होगा कि सुपीरियर जो है वो हमारे साथ बुरा ही करता है या हमारी बुराई ही चाहता है। तो ये वी ऑल्सो टेंड टू कीप सच एजम्पशंस इन आवर माइंड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। So that is how there are many challenges which are being faced by the organization during performance appraisal। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेनिफिट्स और लिमिटेशंस या चैलेंजेस के साथ जो हमने देखा वो खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।